नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 जिसका नाम है वैश्वीकरण। और आज हम आपको इस चैप्टर के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और हमने आपके लिए इसके 2 मॉडल पेपर भी करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें ताकि उनसे आपकी तैयारी भी बेहतर चलती रहे और आपको अच्छे से समझ में भी आए। तो आइए बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो वैश्वीकरण को इंग्लिश में कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत मुख्य रूप से 1991 में हुई, जो कि नई आर्थिक नीति के साथ हुई थी। और उस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उन्होंने जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया। इस नीति का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए खोलना था, जिससे विदेशी निवेश, तकनीक और वस्तुओं का आदान प्रदान संभव हो सके। तो भारत में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत यानी कि वैश्वीकरण की शुरुआत जो है 1991 में हुई। और उस समय जो है भारत के जो वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और उन्होंने जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई ताकि विश्व के और देशों के लिए भारत का जो बाजार था वो खुल सके, यहाँ पर जो है उनकी कंपनियां आ सकें और उनसे जो है तकनीक का भी आदान प्रदान हो सके। तो यानी कि उन सभी देशों का भी फायदा हो और अपने देश का भी फायदा हो। तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन किया जाता है यानी कि वैश्वीकरण की नीति अपनाई जाती है। फिर आता है वैश्वीकरण के 2 प्रमुख कारण लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, क्योंकि ये आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वैश्वीकरण के 2 प्रमुख कारण हैं, तकनीकी प्रगति और व्यापार बाधाओं में कमी। तकनीकी प्रगति विशेष रूप से संचार और परिवहन में सुधार ने सूचना और वस्तुओं के वैश्विक आदान प्रदान को गति दी है। वहीं व्यापार बाधाओं जैसे आयात शुल्क को कम करने से विभिन्न देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है, जो वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। यानी कि वैश्वीकरण की 2 प्रमुख कारण हैं। पहला है तकनीकी प्रगति, दूसरा है व्यापार में बाधाएं। यानी कि जो तकनीक की जो प्रगति बढ़ती है, यानी कि यदि एक दूसरे देश जो है आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे को तकनीकी प्रदान करते हैं, यानी कि उसका आदान प्रदान करते हैं, तो इससे क्या होता है, दूसरे देश को भी तकनीक सहायता मिलती है। फिर आता है व्यापार में बाधा, यानी कि जब किसी से व्यापार करने में बाधा आती है, लेकिन जब दूसरे देश अपने देश में आकर कोई कंपनी खोलता है तो इससे व्यापार में बढ़ोतरी होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व के मैकडोनाल्डीकरण से आप क्या समझते हैं? मैकडोनाल्डीकरण, तो विश्व के मैकडोनाल्डीकरण से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से है जिसमें मैकडोनाल्ड्स जैसे फास्ट फूड रेस्तरां के सिद्धांतों, दक्षता, पूर्वानुमान, गणनाशीलता और नियंत्रण को समाज के अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाता है। इसका परिणाम वैश्विक उपभोक्ता संस्कृति के मानवीकरण, सांस्कृतिक समरूपता और मानवीय अनुभवों की तुलना से गति व लागत को अधिक महत्व देने के रूप में होता है, जो कि समाजशास्त्री जॉर्ज रिटजर ने अपनी पुस्तक द मैकडोनाल्डिज्म जैसे ऑफ सोसाइटी में बताया है। यानी कि एक व्यक्ति थे, तो जो समाजशास्त्री थे, तो उनका नाम था जॉर्ज रिटजर। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द मैकडोनाल्डिजेशन ऑफ सोसाइटी। इसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार इसका समाजीकरण किया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि फास्ट फूड रेस्तरां के सिद्धांतों जिसमें दक्षता, पूर्वानुमान, गणनाशीलता और नियंत्रण जैसे समाज के अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाता है, जिसमें मानवीकरण, सांस्कृतिक समरूपता और मानवीय अनुभवों की तुलना व गति लागत को अधिक महत्व देने में होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव क्या हैं? तो वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों में नए बाजारों और निवेश का बढ़ना, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में वृद्धि,
तकनीकी प्रगति और विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का बढ़ता प्रवाह शामिल है। हालांकि इसके नकारात्मक प्रभाव में आय असमानता का बढ़ना, गरीब देशों में श्रमिकों का शोषण और स्थानीय उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव भी शामिल है। तो ये है वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव में कुछ बाधाएं आती हैं, जिनमें नए बाजारों और निवेश का बढ़ना, आर्थिक विकास और रोजगार के सृजन में वृद्धि और आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति, विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवा और पूंजी का बढ़ता प्रवाह शामिल है। हालांकि इसके कुछ नकारात्मक प्रभावों में आय असमानता का बढ़ना, गरीब देशों में श्रमिकों का शोषण होना और स्थानीय उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव का पड़ना। तो ये क्या है, वैश्वीकरण की आर्थिक प्रभाव शामिल हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में या फिर आपसे 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में पूछा जाता है। तो वैश्वीकरण का अर्थ है व्यापार, प्रौद्योगिकी और विचारों के माध्यम से दुनिया भर के देशों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आपस में जोड़ना और एक दूसरे पर निर्भर बनना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, सूचना और लोगों का सीमाओं के पार अधिक तेजी से आदान प्रदान होता है, जिससे दुनिया एक अधिक एकीकृत और परस्पर संबंध स्थान बनाती है। यानी कि वैश्वीकरण क्या होता है कि जिसमें दुनिया भर के देशों को एक साथ जोड़ना, यानी कि कई सारे देशों की मिलाकर जो है एक संगठन बनाया जाता है। उसी प्रकार वैश्वीकरण में होता है कि सभी देश आपस में मिलजुल कर क्या करते हैं, एक दूसरे को तकनीकी आदान प्रदान करते हैं, सूचना संचार में, परिवहन में सहायता करते हैं। तो ये सभी क्या है, वैश्वीकरण के ही प्रभाव हैं। अब आता है वैश्वीकरण के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। वैश्वीकरण क्यों आवश्यक है। तो वैश्वीकरण के 2 प्रमुख लाभ आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान है। आर्थिक रूप से यह व्यापार और निवेश को बढ़ावा देकर और रोजगार के अवसर पैदा करके देशों को समृद्धि हासिल करने में मदद करता है। वहीं सांस्कृतिक रूप से यह विभिन्न देशों के लोगों को जोड़ता है और एक दूसरे की परंपराओं, विचारों और प्रथाओं को समझने और फैलाने में सहायता करता है, जिससे वैश्विक समझ भी बढ़ती है। यानी कि जो वैश्वीकरण के 2 लाभ हैं, एक है सांस्कृतिक विकास, दूसरा है आपका आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास में क्या होता है कि एक दूसरे देशों के लोगों को रोजगार देना, तो ये क्या है, आर्थिक विकास है। और सांस्कृतिक विकास में क्या होता है कि अपनी परंपराओं, अपने त्योहारों, अपने विचारों को एक दूसरे देशों को आदान प्रदान करना, जिससे लोगों की समझ भी बढ़ती है और लोग आपस में जुड़ते भी हैं। फिर आता है वैश्वीकरण क्यों आवश्यक है। तो वैश्वीकरण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, व्यापार बढ़ाने, नए बाजार तक पहुंच प्रदान करने और सांस्कृतिक आदान प्रदान करने को बढ़ावा देने के कारण आवश्यक है, जिससे जीवन स्तर में सुधार होता है और गरीबी कम होती है। यह नवाचार और तकनीकी प्रगति को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे सूचना और ज्ञान का तेजी से प्रसार होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। तो प्रौद्योगिकी ने सूचना और संचार को तीव्र, सस्ता और आसान बनाकर वैश्वीकरण को गति दी है। इससे परिवहन, वित्त, व्यापार और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक संपर्क और सहयोग को बढ़ावा दिया है। प्रौद्योगिकी के कारण देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सूचना तथा विचारों का आदान प्रदान तेजी से होता है, जिससे दुनिया एक वैश्विक समुदाय बनती है या बनाती है। तो वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का ये काम है। आप जानते हैं, यदि विज्ञान के द्वारा लोगों ने जो है यात्रा तय करने के लिए क्या क्या बनाया, आप जानते हैं कि साइकिल बनाई, मोटरसाइकिल बनाई, कार बनाई, ट्रक बनाए, हवाई जहाज बनाए, हेलीकॉप्टर बनाए, तो सब कुछ बनाया जिससे हमारा परिवहन आसान हुआ। यानी कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अब कम समय लगता है। यही क्या है, ये भी जो है वैश्वीकरण का एक क्या है, तकनीकी काम है,
जिसे हम कहते हैं प्रौद्योगिकीकरण, इसका भी एक योगदान रहा है। फिर आता है वैश्वीकरण भारत को किस प्रकार प्रभावित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपसे ज्यादातर 3 नंबर में पूछा जाता है। वैश्वीकरण किस प्रकार भारत को प्रभावित करता है। तो वैश्वीकरण ने भारत को आर्थिक रूप से मजबूत, तकनीकी रूप से उन्नत और सांस्कृतिक रूप से विविध बनाया है, जिससे विदेशी निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। जबकि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई है और कुछ वर्गों में आय असमानता भी पैदा की है। इसका प्रभाव सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी देखा गया है, जैसे कि पश्चिमी संस्कृति का प्रसार और घरेलू स्तर पर वैश्विक विविधता का उदय होना। इस प्रकार इसने यानी कि वैश्वीकरण ने जो है भारत को प्रभावित किया है। अब आता है विश्व व्यापार संगठन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार की स्थापना आप जानते हैं कि 1995 में हुई थी। 1995 में विश्व व्यापार की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन WTO एक वैश्विक संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है। यह 164 सदस्य देशों से बना है और इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार यथासंभव सुचारू और पूर्वानुमानित रूप से चलता रहे। यदि कोई व्यापार विवाद उत्पन्न होता है तो विश्व व्यापार संगठन उसे सुलझाने का प्रयास करता है। यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन है, जिसे हम कहते हैं WTO, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है और इसका काम है विश्व के देशों को आपस में जोड़ना, यानी कि व्यापार के मामले में आपस में जोड़ना। यदि कोई विवाद उन देशों में होता है तो इसका काम है उसे सुलझाना। और इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है 164 है। और आप जानते हैं UNO, जिसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें सदस्य देश हैं 193, यानी कि 193 सदस्य देश। अब आता है वैश्वीकरण का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। तो वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें देशों, व्यवसायों और व्यक्तियों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बढ़ी हुई अंतर्निर्भरता और एकीकरण शामिल होता है। इसमें सीमाओं के पार वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी और सूचना के प्रवाह को आसान बनाना शामिल है। संक्षेप में यह विभिन्न क्षेत्रों और आबादियों के बीच परस्पर क्रिया को बढ़ावा देता है, जिससे दुनिया अधिक जुड़ी हुई और एकीकृत महसूस होती है। तो ये काम है वैश्वीकरण के। आगे आता है इसमें अंतरराष्ट्रीय एकीकरण और मुक्त प्रवाह। तो अंतरराष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है? यह दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों का एकीकरण करता है। और मुक्त प्रवाह में इसका अर्थ है वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी और सूचना का राष्ट्रों के बीच आसानी से आवागमन, यानी कि एक दूसरे को पहुंचाना। फिर आता है नव अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर निबंध लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछे जाते हैं, ज्यादातर 5 नंबर में या 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था 1970 के दशक में विकासशील देशों द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव था, जिसका लक्ष्य विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई को पाटना और आर्थिक उपनिवेशवाद को समाप्त करना था। इसका मतलब है, खाई को पाटना का मतलब है एक दूसरे की जो दूरियां थी उनको नजदीक लाना। यानी कि जो विकसित देश थे, जैसे कि अमेरिका रहा, चाइना रहा, तो ये सभी विकसित देश हैं, सिंगापुर रहा, तो जो विकसित देश थे उनको विकासशील देशों के नजदीक लाना, ये प्रस्ताव था नव अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का, जो कि 1970 के दशक में विकासशील देशों ने इसको प्रस्तुत किया था। और आर्थिक उपनिवेशवाद को समाप्त करना, यह व्यवस्था ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का एक विकल्प थी, जो मुख्य रूप से विकसित देशों के पक्ष में झुकी हुई थी। यानी कि नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के तहत व्यापार की शर्तों में सुधार, सहायता में वृद्धि और विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर उनके नियंत्रण को मजबूत करने की मांग की गई थी, ताकि एक अधिक समान
और न्यायपूर्ण विश्व अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सके। तो इस चैप्टर में से आपके यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बस इतना याद रखना है वैश्वीकरण किसे कहते हैं। सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में वैश्वीकरण के क्या प्रभाव हैं, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, या फिर आप वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन कराने का अर्थ था ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि क्या क्या होता है। अब आप ये अच्छे से समझ चुके होंगे। आपको इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वैश्वीकरण क्या होता है? आप जानते हैं कि वैश्वीकरण जो है विश्व के एक दूसरे देशों को सांस्कृतिक और आर्थिक इन चीजों में क्या है, एक दूसरे को जोड़ना, यही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, या फिर आप इसे भूमंडलीकरण भी कह सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और भारत में इसका नीति कब अपनाई गई? तो 1991 में अपनाई गई। और उस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो अब इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।